अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से बड़े जंग के हालात बनते दिख रहे हैं। बीते एक हफ्ते में दोनों देशों के बीच में लगातार स्ट्राइक्स और काउंटर स्ट्राइक्स का सिलसिला चलता आया है। पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने ईरान पर करीबन 400 स्ट्राइक्स किए हैं। ईरान ने भी पलटवार करके बहरीन स्थित यूएस मिलिट्री बेस को अपना निशाना बनाया। याद रखिए, यह सब तब हो रहा है जब पिछले ही महीने 17 तारीख को बड़े जोरों शोरों से अमेरिका और ईरान के बीच में एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट की घोषणा की जाती है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हैं। इस फ्रेमवर्क डील के तहत दुनिया के सबसे अहम ऑयल सप्लाई रूट्स में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि इस जंग की वजह से बंद पड़ा था, उसे अब खोलने की बात की गई। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का आना जाना भी शुरू हो जाता है। तेल के दाम जो $100 प्रति बैरल के ऊपर जा रहे थे वो $70 तक गिर जाते हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स रिज्यूम हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता है कि शायद अब नॉर्मलसी वापस आ सकती है। लेकिन फिर 6 जुलाई को सब बदल जाता है। पहले ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 कमर्शियल शिप्स पर अटैक कर दिया। अब क्यों अटैक कर दिया वो भी समझाते हैं। इस हमले से तिलमिलाए अमेरिका ने तुरंत रिटेलिएट किया। 80 इरानियन मिलिट्री टारगेट्स को एक ही बार में अपना निशाना बनाया। बदले में ईरान ने फिर से कुवैत, बहरीन, जॉर्डन के बेसिस, यूएस बेसिस पर अटैक किया और उसके बाद यूएस ने 90 और टारगेट्स को निशाना बनाया ईरान के अंदर। बात बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि अब लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से फुल फ्लेजेड, फुल स्केल वॉर हमें दिखने को मिलेगा और पीस डील का जो ख्वाब था वो और भी अब दूर हो गया है। और इस घमासान के बीच में भारतीय जो सेलर्स हैं वो एक बार फिर से क्रॉस फायर में फंस गए हैं। MVGFS गैलेक्सी, एक साइप्रस बेस्ड कंटेनर शिप जिस पर ओमान के पास अटैक किया जाता है, इस शिप पर 11 इंडियन सेलर्स थे। 10 को रेस्क्यू किया गया, लेकिन एक अभी भी मिसिंग है। सबसे दुख की बात यह है कि इस शिप पर ईरान ने अटैक किया, यह जानते हुए भी कि इस पे इंडियन सेलर्स मौजूद हैं। भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस हमले पर कड़ी निंदा जताई है, लेकिन जहां रोज गोले बारूद बरस रहे हैं वहां इस कड़ी निंदा को सुनने के लिए कोई बैठा नहीं है। देशभक्त के आज के एपिसोड में क्यों 1 महीने के अंदर अंदर इस यूएस ईरान फ्रेमवर्क अग्रीमेंट चुरमुरा रहा है? क्या दुनिया एक बार फिर से जंग की तरफ जा रहा है? ये लेटेस्ट स्ट्राइक्स आखिर हुई क्यों? गलती किसकी है? कौन है जो नहीं चाहता है वेस्ट एशिया में थोड़ी शांति बहाली हो? और क्यों बार बार क्रॉस फायर में भारतीय नागरिक मारे जा रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए कोई कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है? पिछले महीने ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर कुछ बदल से गए। इतने बदल गए हालात कि इजराइल में अलार्म बेल बजने लगे। लोग पूछने लगे कहीं डोनाल्ड ट्रंप पर किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया। कहां इजराइल दशकों पुराना दोस्त, लेकिन अमेरिका इजराइल को ही फटकार लगाने लगा और ईरान की तारीफ करने लगा। And we're dealing with people that I think are very rational people, nice to deal with. They were strong people, smart people. I think actually they're smarter than the first and second group. But they're not radicalized and they're, looking to help their country. यकीन मानिए मुझे भी एआई ही लग रहा था, लेकिन ये ट्रंप के ही सत्य तो नहीं हो सकता, बट ट्रंप के वचन थे। लेकिन अब कुछ ही दिन के अंदर अंदर ट्रंप के जो तेवर हैं फिर से बदल गए हैं। धमकियां वापस आनी शुरू हो गई हैं। I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people and they're vicious, violent people. जब ट्रंप से पूछा गया कि आखिर ईरान को लेकर उनके व्यूज इतनी जल्दी बदल कैसे गए, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। Based on their actions over the last week or two, and I think more than anything else is I got to know them, and I'm not sure I want to make a deal with them. अब देखिए, ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन सच तो यही है कि ट्रंप का रुख ईरान के तरफ कड़ा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने उन्हें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा किया। दरअसल 6 जुलाई को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कुछ कमर्शियल वेसल्स पर अटैक कर दिया। अब उस वक्त ट्रंप बैठे थे नेटो समिट में, वर्ल्ड लीडर्स के सामने थे और ऐसे समय पर ट्रंप के साइन किए हुए सीज फायर का ईरान उल्लंघन कर रहा था। यह बात ट्रंप को एकदम बर्दाश्त नहीं हुई और ट्रंप ने यूएस मिलिट्री को रिटेलिएट करने का हुक्म दे दिया। अब क्या ईरान ने सच में सीज फायर का उल्लंघन किया था? यह कॉम्प्लिकेटेड है, 2 मिनट में बताता हूं। लेकिन एक बात तो आप गांठ बांध लो, वॉर हो या टेक्नोलॉजी, दुनिया
तेजी से बदल रही है, बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है। एक और ट्रांजिशन जो बड़ी तेजी से हो रही है वो है जॉब मार्केट में। टीसीएस 12,000 लोगों की छटाई कर देता है। अमेजॉन सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर 30,000 लोगों का ले ऑफ वहां हो चुका है। और 2026 में लोगों की नौकरी जाने के पीछे मुख्य कारण इकोनॉमी नहीं है, प्रॉफिट्स नहीं है, एआई है। लेकिन असलियत तो यह है कि जो लोग एआई का नाम सुनकर उसे इग्नोर करते हैं, दिक्कत उन्हें आती है। रियलिटी तो यह है कि आपकी जॉब कोई रोबोट या मशीन कोड तक नहीं खा रहा है, आपकी जॉब ले रहा है एक एआई स्किल्ड प्रोफेशनल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एंथ्रोपिक यानी क्लॉड बनाने वाली कंपनी खुद अपने जॉब एप्लीकेंट्स को कहती है रेज्यूमे क्लॉड से रिफाइन करो, इंटरव्यू क्लॉड से प्रिपेयर करो। फाउंडर्स क्लॉड से रिसर्च और एआई एजेंट्स बना रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, फ्रीलांसर्स, एडिटर्स, कोडर्स सब अपना काम क्लॉड से एक्सेलरेट कर रहे हैं। जो लोग एआई बना रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई एआई अब ऑप्शनल नहीं है, एसेंशियल स्किल बन गया है। अगर आप भी ये एसेंशियल स्किल सीखना चाहते हो तो आउटस्किल का 2 डे लाइव क्लॉड ट्रेनिंग आपकी बहुत मदद कर सकता है। आउटस्किल हमारे आज के एपिसोड के पार्टनर्स हैं और इस वीकेंड सैटरडे और संडे सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक आप ये ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो। चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो, स्टूडेंट हो, हर प्रोफाइल के लिए प्रैक्टिकल क्लॉड वर्क फ्लोज सिखाए जाएंगे इस वर्कशॉप में, ताकि आप एआई के साथ ग्रो कर पाएं, उसके अगेंस्ट नहीं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी है। अभी आप अपना फ्री स्लॉट आपको बुक करना होगा और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां आपको मिल जाएंगे। तो ट्रंप का यू टर्न तो आपने देख लिया। अब इसके बाद अमेरिका ने अगले कुछ दिनों में ईरान पर टोटल 310 से ज्यादा स्ट्राइक्स किए। वैसे इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त भी स्ट्राइक्स जारी हैं। 8 और 9 जुलाई की रात 170 टारगेट्स इनको निशाना बनाया गया ईरान के अंदर। 11 और 12 जुलाई की रात को 140 टारगेट्स और फाइनली कल रात एक अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ टारगेट्स भी चुने गए। यूएस सेंटकॉम ने कहा है कि इन स्ट्राइक्स में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, कोस्टल रेडार साइट्स, मिसाइल कैपेबिलिटीज, ड्रोन कैपेबिलिटीज, स्मॉल बोट्स, सबको निशाना बनाया गया है। अब यह अलग बात है कि ट्रंप तो महीनों से कह रहे थे कि ईरान में कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ तो खत्म कर दिया गया है, उनको तो स्टोन एज में डाल दिया गया है। तो ये बाकी इतने टारगेट्स उनको मिल कहां से रहे बॉम्ब गिराने के लिए? ईरान बाय द वे चुप नहीं बैठा हुआ है। जवाबी कार्रवाई में आईआरजीसी ने बहरीन में यूएस एयरबेस पर स्ट्राइक किया, जॉर्डन पर मिसाइल दागे, कुवैत, कतर, यूएई सबको वार्निंग्स मिले और अटैक्स भी हुए। आज एक बार फिर से गल्फ स्टेट्स में सायरन बज रहे हैं, यूएस एलाइज पर अटैक हो रहा है, ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ईरान ने एक बार फिर से बंद कर दिया है। लेकिन इस सब के बीच में राहत की बात यह है कि दोनों साइड्स के बीच अभी भी डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन हैं, मतलब बातचीत की कुछ गुंजाइश जरूर है। लेकिन ट्रंप को सुनकर लगता है कि उनका तो हो चुका है, मन भर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप फॉक्स न्यूज को बता रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि ईरान को मारो गोली, अमेरिका अब हॉर्मूज पर कब्जा कर लेगा, अमेरिका हॉर्मूज चलाएगा एज अ गार्जियन ऑफ द स्ट्रेट और उससे पैसे भी कमाएगा। And we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. चलो ये तो पिछले कुछ दिनों की क्रोनोलॉजी हुई, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि जंग के आसार बने कैसे? देशभक्त पर हम ये बात साबित कर चुके हैं कि अमेरिका के पास ना तो असला है ना तो पब्लिक सपोर्ट है एक और जंग के लिए। बड़ी मेहनत से पीस डील साइन की गई है, एक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बनाया गया है, उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, हॉर्मूज को खोला गया, सीज फायर अपनी जगह था, अमेरिका और ईरान के बीच में अच्छी बन रही थी, बातचीत आगे बढ़ रही थी। तो आखिर ईरान ने 6 जुलाई को शिपिंग वेसल्स पर अटैक क्यों किया? क्या उनका दिमाग खराब हो चुका है? यह समझने के लिए आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में शिपिंग ट्रैफिक और इस सीज फायर डील को थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक छोर पर है ईरान और दूसरी तरफ है ओमान का मुसंदम पेनिनसुला। इसके बीच इस स्ट्रेट की चौड़ाई सिर्फ 39 किलोमीटर बचती है और इसमें भी शिपिंग लेन्स और भी पतली हो जाती है, माने जहां बड़े बड़े कंटेनर शिप्स जा सकते हैं। एक डायरेक्शन में सिर्फ 3 किलोमीटर की चौड़ाई ही रहती है। वॉर से पहले इन शिपिंग लेन्स में रोज 100-110 शिप्स गुजरा करती थी। 9 जुलाई के बाद बहुत कम कमर्शियल वेसल्स यहां से ट्रांजिट कर पाए हैं।
आप सोचिए, वॉर से पहले दुनिया की 20% ऑयल और एलएनजी जो है हॉर्मुज से गुजरती थी। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, कतर, इन सब का ऑयल हॉर्मुज से ही निकलता है। यहां पर ईरान का सबसे बड़ा लीवरेज बनता है। अगर वो हॉर्मुज फुल्ली बंद कर देता है तो ग्लोबल ऑयल शॉक आ जाएगा, रिसेशन का रिस्क बढ़ जाएगा, ट्रंप की डोमेस्टिक इकोनॉमी जो ऑलरेडी इन्फ्लेशन से जूझ रही थी उस पर प्रेशर बढ़ता रहेगा। इसीलिए ईरान हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहा है। जब तक वॉर चल रहा था तब तक ईरान ने इस पूरे स्ट्रेट में माइंस बिछा के रखी थी। जब पहली बार सीज फायर हुआ तो ईरान ने अपने कोस्ट के पास वाले रूट से माइंस हटाना शुरू कर दिया और उसे ओपन डिक्लेयर कर दिया। लेकिन इस रूट पर $2 मिलियन तक का ट्रांजिट चार्ज लगाने शुरू कर दिया। अब कुछ फ्रेंडली नेशंस को फ्री में भी जाने दिया गया, पर बाकियों को टोल देना पड़ा। फिर 17 जून को जब यूएस के साथ एमओयू साइन होता है तो सहमति बनती है कि अगले 60 दिनों तक ईरान इंश्योर करेगा कि सारे शिप्स फ्रीली ट्रांजिट करें। ईरान का कहना है कि वो उसके बाद सिर्फ इन्वायरमेंटल और सर्विस फी लगाएगा और ट्रांजिट ईरान की मंजूरी और निगरानी में होगा। अब यहां कहानी इंटरेस्टिंग बन जाती है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ट्रांजिट मैनेज करने के लिए एक सरकारी बॉडी बना डाली, नाम रखा पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी। जिस भी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करना होगा वो वहां से परमिशन लेगा, ईरान उसे एक स्पेसिफाइड रूट बताएगा और शिप को उसी रूट को फॉलो करना पड़ेगा। सिंपल। लेकिन कैच यह है कि ईरान फिलहाल सिर्फ अपने टेरिटोरियल वाटर्स पर पड़ने वाले नॉर्दर्न कॉरिडोर को ही ऑथराइज्ड रूट मानता है। मतलब अगर शिप क्रॉस करता है तो ईरान के कोस्ट के पास से निकलना होगा, परमिशन लेकर निकलना होगा और जो भी चार्जेस ईरान मांगेगा वो उसे देना होगा। अब स्ट्रेट का जो सदर्न कॉरिडोर है, ओमानी कोस्ट के पास से जो गुजरता है, उसे ईरान अनऑथराइज्ड रूट मानता है। इसीलिए वहां से गुजरने वाले शिप्स को वो अटैक्स की धमकी देता आया है। वर्स्ट के सिनेरियो में, जैसा हमने 6 जुलाई को देखा, अटैक कर भी दिया। ईरान की स्ट्रैटेजी है स्क्वीज करो, फोर्स करो शिप्स को नॉर्दर्न रूट से आने के लिए, ताकि वो स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बना पाए और दुनिया मान ले कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कब्जे में ही है, जिससे वो आगे जाकर टोल लेना चाहे तो टोल ले सकता है, न्यूक्लियर नेगोशिएशन में इसे एज ए लीवरेज यूज कर सके। ईरान को इस गेम में चैलेंज करने के लिए अमेरिका शिपिंग कंपनीज को अनऑथराइज्ड माने दूसरा सदर्न रूट लेने के लिए उकसाता आया है, जिसके बाद फाइनली ईरान यह गेम समझकर हमला कर देता है, एक कॉल आउट कर देता है। जिस तरीके से यूएस एक स्ट्रैटेजी जो ईरान का होल्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। इसी मुद्दे को लेकर अब सीज फायर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, पीस डील, सब कुछ तार तार हो सकता है। लेकिन फिर यूएस और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तो क्लियर बातचीत हो चुकी थी, एमओयू साइन हो चुका था, हमने कैमरे में देखा था, हमने इस पर एपिसोड भी बनाया था। तो फिर यह नॉर्दर्न और सदर्न रूट्स वाला लूपहोल कहां से आ गया? यह समझने के लिए पहले यह देखना होगा कि आखिर 17 जून को एमओयू में लिखा क्या गया था। क्योंकि जब डील की डिटेल्स आती हैं, एक्सपर्ट्स ने तुरंत तभी इस बात को फ्लैग कर दिया था कि यह टाइम बॉम्ब पर आपने हस्ताक्षर किया है, यह फटेगा। यह डील बेसिकली एक 14 पॉइंट डॉक्यूमेंट था। अब मैं सारे पॉइंट्स पर नहीं जाऊंगा, उस पर ऑलरेडी एपिसोड है, देख लीजिएगा। लेकिन इसमें की पॉइंट था कि यूएस नेवल ब्लॉकेड हटा देगा ईरानियन पोर्ट्स पर जो लगा हुआ था ब्लॉकेड। ईरान के ऑयल सैंक्शंस एटलीस्ट 60 डेज के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे, जिससे ईरान तेल बेच पाएगा इंटरनेशनल मार्केट में। हॉर्मुज रीओपन कर दिया जाएगा कमर्शियल शिपिंग के लिए, और न्यूक्लियर टॉक 60 डेज के अंदर अंदर कंक्लूड होने की बात की गई थी। सब कुछ पेपर पर अच्छा लग रहा था, लेकिन प्रॉब्लम थी एक क्रूशियल पैराग्राफ में, पॉइंट नंबर 5। इसमें लिखा था ईरान विल, एंड आई कोट, मेक अरेंजमेंट्स, ध्यान दीजिए, ईरान विल मेक arrangements using its best efforts for the safe passage of commercial vessels through the Strait of Hormuz। इस वेग लैंग्वेज को ईरान ने अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया। ईरान का कहना है कि हम सेफ पैसेज के लिए अरेंजमेंट्स करेंगे, मतलब सेफ पैसेज के लिए हमारी परमिशन चाहिए आपको, जिसके लिए हम नहीं हम टोल नहीं मांगेंगे आपसे,
लेकिन कुछ फीस तो आपको देनी पड़ेगी, हमारे बताए रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब डी फैक्टो कंट्रोल ईरान के हाथ में होगा इस स्ट्रेट का। अमेरिका जानता था उस समय कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंप्लीट कंट्रोल तो नहीं छोड़ने वाला है, लेकिन डील साइन करने का डोमेस्टिक प्रेशर बहुत बढ़ रहा था। यूएस ने इस लूपहोल को रहने दिया और अब इसी के वजह से न्यूक्लियर निगोशिएशन में भी दिक्कत आनी शुरू हो चुकी है। यूएस को बुरा लग रहा है तो यूएस ने दूसरे हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए। आज इसी चीज का बहाना बनाकर अमेरिका खुद ही वॉर को फिर से रिज्यूम करना चाहता है। यह देखकर ऐसा लग रहा है कि यह सारी रिपोर्ट जो पहले कह रही थी कि यूएस सिर्फ अपने वॉर सप्लाईज को रीस्टॉक करने के लिए एक ब्रेक ले रहा था जिसमें इसने यह डील साइन किया था, सच तो यह है कि यूएस की मंशा कभी थी ही नहीं युद्ध खत्म करने के लिए। वो सिर्फ समय चाहता था ताकि वो ईरान को और ज्यादा ताकत से टारगेट कर सके, बर्बाद कर सके, जिसका अब आई थिंक स्टार्टिंग हो चुका है। खैर ये तो हो गई अमेरिका और ईरान की बात, लेकिन इस सब के बीच में भारत का क्या होगा? अरे हमने बीते 3 महीनों में देख लिया है, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर हमारे देश पर पड़ता है। चाहे वो ऑयल प्राइसेस की बात हो या फिर गैस की सप्लाई की बात हो या फिर हमारे सेलर्स मारे जाने की। जून में अमेरिकन अटैक्स में 3 इंडियन सेलर्स मारे गए। हमारे देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिकन मिसाइल्स ने भारतीय सेलर्स को मार डाला, उनकी जान ले ली। अमेरिका ने इसके बारे में खेद तक नहीं जताया, उल्टा हमारे सरकार को फटकार लगा दी कि अपने नागरिकों को इस जोन से बाहर निकालो। लेजर आइज भी कुछ ना बोल पाए। हमारे लिए इस जंग में मुसीबतें सिर्फ सेलर्स पर खत्म नहीं होती है। अगर जंग फिर से शुरू होती है या हॉर्मूज कुछ दिन और के लिए बंद हो जाता है तो भारत में पेट्रोल और गैस के दाम जो ऑलरेडी ऊपर हैं वो और भी बढ़ जाएंगे। अगर आज बात हम 100 रुपए प्रति लीटर की कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में अगर हॉर्मूज बंद रहता है तो 120-130 रुपए प्रति लीटर भी हो सकता है। तेल के दाम जब बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इससे हमारी पूरी इकोनॉमी को और भी ज्यादा ठेस लगेगा। अब भारत समेत पूरी दुनिया के लिए इसीलिए अहम सवाल है कि अब आगे क्या होगा। हमारे अकॉर्डिंग 3 सिनेरियोज प्ले आउट हो सकते हैं। जहां ट्रंप है वहां कुछ भी हो सकता है, तो किसी सिनेरियो का गारंटी तो मैं नहीं दे सकता हूं। पहला, डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन। ईरान और यूएस वापस टेबल पर आते हैं। ओमान ने एक प्रपोजल सर्कुलेट किया है, हॉर्मूज के 2 कॉरिडोर्स के थ्रू हॉर्मूज को मैनेज किया जाएगा। सदर्न कॉरिडोर ओमानी वाटर्स के थ्रू फ्री नेविगेशन, नॉर्दर्न कॉरिडोर इरानियन वाटर्स के थ्रू ईरान का प्रायर अप्रूवल यहां चाहिए, आपको टोल शायद देना पड़े। यह एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला होगा क्योंकि ईरान के सारे पत्ते हाथ से निकल जाएंगे, लेकिन अंडर डिस्कशन है कहा जाता है। पाकिस्तान और कतर मीडिएटर्स हैं। ईरान ने प्राइवेटली कहा है कि उसके फोर्सेस ने इस बार थोड़ी गलती भी की है, बहुत एग्रेसिवली उन्होंने एक्ट किया, शिप्स पर हमला कर दिया। अगर एक डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन हो जाता है तो एक टेम्पररी रिलीफ जरूर मिल जाएगा, लेकिन याद रखिए ईरान हॉर्मूज को कंट्रोल, उस पर कंट्रोल बनाए रखेगा, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। तो यह क्राइसिस इतनी आसानी से हल नहीं होने वाला है इसके थ्रू। दूसरा सिनारियो, यूएस अपने फोर्सेस यूज करके जबरदस्ती हॉर्मूज को खोलवा देता है। वैसे भी ईरान ने अपने माइंस यहां से हटा लिए हैं, तो अब यह काम यूएस के लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। यूएस के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले से ही मौजूद है, दर्जनों वॉरशिप्स है, इसीलिए मिलिट्री ऑप्शन थियोरेटिकली अवेलेबल तो है, लेकिन यह प्रैक्टिकल बहुत मुश्किल है क्योंकि मई के महीने में ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम लॉन्च किया था। कमर्शियल शिप्स को एस्कॉर्ट करने के लिए 48 आवर्स के अंदर अंदर इसे बंद करना पड़ा। सऊदी अरेबिया ने एयर स्पेस भी डिनाई कर दिया, ईरान ने रिटेलिएशन भी कर दिया। ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, माइंस है, आईआरजीसी के स्मॉल बोट्स हैं जो स्वॉर्मिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रेट की जियोग्राफी ईरान के फेवर में है, उसका कोस्ट उसके पास है। एक फुल मिलिट्री ऑपरेशन हॉर्मूज में अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए तीसरा सिनारियो, प्रोलॉन्ग्ड ग्रे जोन, यही है जो अभी चल रहा है। ईरान शिप्स पर फायर करेगा, यूएस रिटेलिएट करेगा, ईरान गल्फ एलाइज पर फायर करेगा और यह साइकिल अपने आप में रिपीट होता रहेगा। मतलब नीदर अ वॉर नीदर पीस। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ऐसे सिनारियो में ईरान का रेजिलियंस डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कि इस कॉन्फ्रंटेशन को वो कितनी दूर तक खींच सकता है। ईरान की इकोनॉमी पहले से ही प्रेशर के अंडर है, सैंक्शंस है, बॉम्बिंग है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, लेकिन ईरान की लीडरशिप पर इलेक्शन का कोई प्रेशर नहीं है, इसीलिए वो इस प्रेशर को झेल सकता है, अब्सॉर्ब कर सकता है, करता भी आया है। ईरान की लीडरशिप के खिलाफ बगावत हुई थी, लोग नाखुश थे, लेकिन युद्ध की वजह से लोगों ने सरकार का पक्ष और भी लेना शुरू कर दिया। एंटी यूएस सेंटिमेंट ईरान में बढ़ गया।
उधर ट्रंप को इलेक्शन फेस करना है, इन्फ्लेशन का प्रेशर है, अमेरिकन वोटर्स का प्रेशर है, मीडिया के सवालों का प्रेशर है। तो हो सकता है कि इस बार अमेरिका को ही पीछे हटना पड़े, थोड़ा झुकना पड़े, और लास्ट में हॉर्मूज कम से कम अभी के लिए हो सकता है ईरान के कंट्रोल में अमेरिका दे दे। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यह युद्ध खिंच जाता है, बढ़ जाता है, तो भारत समेत कई देशों को अपना कमर कसना पड़ेगा, और बुरे दिनों के लिए। Many thanks to Outskill for making this episode possible. अगर आप भी अपना AI स्किल, एक एसेंशियल स्किल, उसे बढ़ाना चाहते हो, उसे सीखना चाहते हो, तो Outskill का 2-day लाइव क्लॉड ट्रेनिंग वर्कशॉप आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में पिन्ड है, जाकर अपने आप को रजिस्टर करिए। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप यू बेनिफिट फ्रॉम दिस। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।